आज का जो सबसे बड़ा ट्रिगर है उसकी बात करते हैं। इज़राइल और ईरान के बीच में जो इज़राइल ने जो ईरान के ऊपर हमला बोला है, उस जो सेल्फ डिफेंस में उन्होंने कहा कि उन्होंने किया, उसके बाद से पूरी मार्केट हिली काफ़ी। और ये पूरी की पूरी चीज़ समझाने के लिए अब हॉर्मास के पास चलते हैं हम। अच्छा हॉर्मास, गुड आफ्टरनून। मैं एक हेडलाइन पढ़ रहा था, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इज़राइल एंड ईरान वुड मोस्ट सर्टेनली क्लोज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये ये क्या है, पहले तो ये समझाइए और आपसे ही समझ लेते हैं वैसे पूरी कॉन्फ्लिक्ट है क्या। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक छोटा सा समुद्री इलाका है जहाँ से काफ़ी सारी शिप्स वगैरह पास होती है, जो कि इंडियन ओशन से जो है अरब पेनिनसुला को कनेक्ट करता है। तो वो एक बहुत स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट लोकेशन है। आपके नाम का कोई मेरे नाम से उसका कोई नहीं है मगर कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त भी डेवलपिंग है, फ्लूइड है, क्योंकि डेवलपमेंट्स अभी भी आ रहे हैं। इजराइल ने जो स्टेटमेंट जारी की है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम्स पे उन्होंने हमले किए थे वो हमले पूरे हुए हैं। ऑपरेशन शायद अभी भी जारी है, दर्जनों रेडार्स, मिसाइलें दागी गई है और इस पे पूरे ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। ये ईरान की इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का बयान है। और जो हमला सुबह हुआ था उस पर ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खमीनी, उस बात पर उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि कई बड़े परमाणु वैज्ञानिक और सैन्य अधिकारी मारे गए हैं इन हमलों में। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि यूएस के समर्थन के बगैर इस तरह का हमला होना संभव नहीं है, तो लिहाजा यूएस को इस हमले का जिम्मेदार माना जाना चाहिए और इजराइल और यूएस दोनों को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बड़ा सवाल यह था कि क्या परमाणु ठिकानों पर हमले हुए हैं, क्या उन्हें नुकसान पहुंचा है। आईएईए का स्टेटमेंट ये कहता है कि नाटनास की जो फैसिलिटी है वहाँ पे नुकसान पहुंचा है, लेकिन वहाँ पर कोई रेडिएशन नहीं हुआ है, अब तक रेडियो एक्टिविटी कोई हुई नहीं है। और जो बशेहर प्लांट है उनका वहाँ पर कोई हमला नहीं किया गया है, ये आईएईए का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि यूरेनियम एनरिचमेंट के जो लोकेशंस है वहाँ पर भी कोई हमला नहीं किया गया है। आज सुबह जब ये हमला हुआ तो इसराइल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने भी ये बयान दिया है कि ऑपरेशन राइजिंग लायन की शुरुआत हुई है, आगे भी ये ऑपरेशन जारी रहेगा। जब तक ये परमाणु संकट से हम निपट नहीं लेते तब तक ये ऑपरेशन चल सकता है, ये बेंजामिन नेतन्याहू का बयान था। और साथ ही साथ में फिर यूएस की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन, ये सफाई आई है, ये कहते हुए कि ये एक तरफा हमला इसराइल ने किया है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हमने कोई समर्थन नहीं किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर परमाणु बम नहीं रख सकता, मगर मुझे इस हमले की जानकारी थी, इजराइल ने हमें सचेत किया था और मुझे अब भी ये उम्मीद है कि जो रविवार को दोनों देशों के बीच में बातचीत होने वाली है ओमान में, वो होगी और ईरान फिर से नेगोशिएटिंग टेबल पर लौटेगा। तो इस पूरे वाकये की वजह से जो है बाजार में हाहाकार मचा हुआ था पूरे दिन, अब जाकर के थोड़ी सी शांति आई है। डाउ फ्यूचर्स अभी भी 550 या 600 अंक नीचे है, मगर एक वक्त पर तो 800 अंक नीचे थे। तेल की कीमतों में लगभग 13% का उछाल था, फिर जाकर के थोड़ी ऊपरी स्तरों से जो है बिकवाली देखने मिली है, मुनाफा वसूली देखने मिली है, सोने की कीमतों में बढ़त देखने मिली है क्योंकि हेवन बाइंग ज्यादा जारी है। तो फिलहाल के लिए एक डेवलपिंग सिचुएशन है। अब आगे चलकर यह देखना होगा कि 2 दिनों के दरमियान जो है इजराइल और ईरान अपने अपने तरह से क्या कदम उठाते हैं, तो ये बाजार का डायरेक्शन आगे चल के तय कर सकता है। बिल्कुल, वीकेंड्स में क्या डेवलपमेंट होगी वो देखने वाली बात होगी। शुक्रिया हॉर्मास जी तमाम जानकारी के लिए। और जिस तरीके से आपने बताया कि इजराइल और ईरान में जो कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है वो कैसे क्रूड में उसका योगदान हो रहा है और स्टॉक्स पे भी हमने असर देखने को मिला। राजेश अग्रवाल जी, आपसे बात भी हो रही थी और आपने मेंशन भी किया कि इसका टेम्पररी असर देखने को मिल सकता है, लॉन्ग टर्म में हालांकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्रूड में उबाल तो एक सरदर्द है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, भारत जैसे आयात प्रधान देश जो कि करीब करीब 80% अपनी खपत को आयात करता है, उसके लिए दिक्कत की बात है, नो डाउट। अब अगर जो स्थिति बनी हुई है कल रात से अभी तक देखें तो 10% के आसपास उछाल आया, अब थोड़ी सी कूल डाउन हो रहा है और 7% के आसपास उछाल है। अगर ये फ्लेयर अप नहीं होता है तो मुझे नहीं लगता है कि ये प्राइसेस टिक पाएंगे, क्योंकि अगर आप देखो तो ओपेक प्लस के लगातार बयान आए हैं और पिछले दिनों जो बयान आए थे उसमें ये क्लियरली कहा गया था कि जुलाई से वो 4,11,000 बैरल्स पर डे की उत्पादन क्षमता बढ़ाएंगे। तो अगर
डिमांड वैसे कुछ विशेष है ही नहीं। सिर्फ ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन अचानक से कल इज़राइल और ईरान के बीच आया, उस वजह से ये उछाल है। अगर ये फ्लेयर अप नहीं होता है, कूल डाउन हो जाता है, तो मुझे लगता है कि क्रूड इस लेवल्स पे टिक पाएगा और वापस से नीचे आ जाएगा। इवन अगर नहीं भी आता है और इस लेवल्स पे भी रहता है, तो मैं नहीं समझता $75 डॉलर के आसपास अगर क्रूड रहता है, तो कोई विशेष दिक्कत आने वाली है। हाँ, ये फ्लेयर अप अगर 90-100 वहाँ तक जाने लगता है, जैसे कुछ लोगों का बयान मैं सुबह से सुन रहा था, वैसा कुछ होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है दिक्कत होगी, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। पर इन लेवल्स पे मुझे नहीं लगता है कोई विशेष दिक्कत है। इस वक़्त सेंटिमेंटल प्रभाव ज़्यादा पड़ा हुआ है। अगर आप देखो तो पिछले 3-4 महीनों से लगातार क्रूड $70 के नीचे ट्रेड कर रहा था, कई बार तो 65 के आस-पास भी ट्रेड किया है। तो ये एक तरीक़े से हमारे लिए बहुत पॉज़िटिव बात है, आने वाले दिनों में। अगर फ्लेयर अप होता है तो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जैसे कि ओएनजीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो कि बहुत दिनों से लैंग्वेज कर रहे थे, वहाँ पर खरीदारी देखी जा सकती है। लेकिन इस वक़्त मुझे लगता है कि थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, इस पर कोई कूद के कोई नतीजे नहीं बनाने चाहिए कि अचानक से क्रूड फ्लेयर अप हो जा रहा है। चलिए, बिल्कुल, अब एक काम करते हैं, अमित सेठ भी जुड़े हैं इस पैनल में, एक बार उनसे ट्रेड लेते हैं, फिर डिफेंस शेयरों की बात करेंगे। अमित जी, गुड आफ्टरनून। जी बताइए क्या ट्रेड पिक किया आपने? जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड। ये स्टॉक ने 3-4 दिन के पुलबैक के बाद आज एक अच्छे सपोर्ट जोन 50 डेमा से एक अपथ्रस्ट जनरेट किया है। आज के वॉल्यूम्स पुलबैक वॉल्यूम से काफी ज्यादा है, तो इसे बाय करें। 1900 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 1960 के। ओके, आईसीआईसीआई जीआई यानी कि आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, इस पर आपको लेना है बाय कॉल।